जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कमर चीमा साहब, आपके प्रेस्टीजियस शो में आप हमें लेते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं चीजों को हम सुलझा पाए। बिल्कुल कर्नल साहब। कर्नल साहब, कल से इंडिया डिस्कस हो रहा है बहुत ज़्यादा। इंडिया ये डिस्कस हो रहा है कि इंडिया ने अपने आप को ये कहा कि हमारी बड़ी आज़ाद खारजा पॉलिसी है। अच्छा, आज़ाद खारजा पॉलिसी की मैनिफेस्टेशन ये है कि अमेरिका ने कहा तेल खरीदना रशिया से बंद कर दो, आपने बंद कर दिया। कल अमेरिका ने कहा 1 महीने के लिए खरीद लो, तो आप कह रहे हैं ये हमारी ऑयल डिप्लोमेसी है। कल साहब, ये कितनी बड़ी जो इंडिया के लिए चैलेंज है कि वो अपनी मर्जी से अपने फैसले नहीं कर सकते। और ये ऑपोजिशन भी इंडिया के अंदर कह रही है, हुकूमत भी इसके ऊपर बात कर रही है, सारे बात कर रहे हैं। लेकिन किसी दूसरे मुल्क का, इंडिया के 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के मुल्क को ये कहना कि तुम अब तेल खरीदो, तुम अब नहीं खरीदो, तुम अब खरीदो, ये कितनी को आप समझते हैं कि आप आज़ाद हैं? 1947 में आज़ादी मिली थी एक, लेकिन आपको लगता है कि आप आज भी आज़ाद हैं फैसलों में? क्योंकि अमेरिकन बातों से तो ऐसे नहीं लगता। तो जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब। बड़ी अच्छी बात है। कभी कभी अच्छा भी लगता है इस बात से कि मेरा पड़ोसी देश मेरे मेरे ऊपर नजर लगाए बैठा है कि कहीं कोई गलती ना हो, और अगर कोई गलती हो तो उसे हम आपस में सो कॉल्ड डिस्कस कर लें, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर लें। सो वहां मैं ये जरूर कहूंगा कि आई एम क्वाइट हैप्पी कि आप इस तरह की बात हम मेरे साथ कर रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग फॉर मी, इट्स गुड फॉर बोथ द कंट्रीज कि हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं। मे भी अच्छा भी सोचते होंगे, इसमें सारी चीजें खराब नहीं होती। अब आगे बात जो आपका मुद्दे का है कि ऑयल हमने बंद कर दिया जब उन्होंने कहा, और जब उन्होंने बोला तो खोल दिया। इसमें आप ना अपनी सुनो ना मेरी सुनो, ना ना यूएस की सुनो ना रशिया की सुनो। फैक्ट्स जो होते हैं उनको प्रूव करने के लिए फैक्ट्स को का डाटा आपको दिखता है कि क्या डाटा अवेलेबल है, क्या हो रहा है। ना हमने कभी ऑयल बंद किया था और ना अभी तक बंद हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड है। कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, क्या हुआ है, उसके भी रीजंस हैं। और ये बड़े अथॉरिटेटिवली ऑन रिकॉर्ड है कि हमारी जो बिल्कुल प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने बंद किया था, और उसकी जो लीडिंग कंपनी हमारी जिसने बंद किया था दैट वाज रिलायंस। और रिलायंस ने इसलिए बंद किया था क्योंकि उनको ये डर नहीं था कि 25% टैरिफ लगेगा। उनको डर ये था कि एज अ प्राइवेट कंपनी वो वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड कर रहे हैं, कहीं उसमें उनके खिलाफ सैंक्शंस ना आ जाए। तो उस कंपनी ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया और उसने 100% लेना बंद कर दिया। हमारी बाकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है सरकार की, वो कंटिन्यूअसली लेती रही। तकरीबन 10 लाख प्लस बैरल पर डे के हिसाब से आज तक एटलीस्ट हम लेते आए। अब इसमें किसने क्या बोलना है, किसने क्या नहीं बोलना है, वो पॉलिटिक्स अलग हो सकती है, बट दिस इज द ग्राउंड नहीं, रिकॉर्ड। कल साहब, अगर इफ यू गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको छोटा सा रिस्पॉन्ड कर दूं। जब रिलायंस तेल ले रही थी, तो जयशंकर साहब डिफेंड करते थे कि मैंने फैसला करना है कि जनाब, मेरे मुल्क की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2600 है, यूरोप की पर कैपिटा इनकम 3500 यूरो है, 35,000 यूरो है, तो मैंने फैसला करना है। जब अमेरिका के प्रेशर के बाद तेल नहीं लिया, तो आपने कहा ये कंपनी का फैसला है। मतलब ये क्या पॉलिसी? जब वो ले रही थी तो आपका फैसला, हुकूमत का फैसला था कि हम आजाद हैं, हमें कोई नहीं पूछ सकता और हम लेंगे। और ये हमने अपनी लोगों का फैसला देखना है, अवाम के एंगल से चीजें देखनी है। जब लेना बंद करना पड़ा प्रेशर पे, सैंक्शंस का खतरा है, टैरिफ लगे हैं 50%, तो कहा ये तो कंपनी का फैसला, हमारा तो फैसला ही नहीं, उसने नहीं लिया। आपका ऑब्जर्वेशन जरूर वैलिड हो सकता है, लेकिन आपके फैक्ट्स एंड फिगर थोड़े से वन साइडेड हैं, अधूरे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और दसियों जगहों पर जहां हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, पुरी साहब, यस,
पुरी साहब का भी स्टेटमेंट था इसके ऊपर और जयशंकर साहब का भी था। पुरी साहब का मेरा ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि वो मेरे पर्सनल ताल्लुकात में है, जयशंकर साहब से मेरे पर्सनल ताल्लुकात नहीं है, लेकिन वो टॉपिक जो है उसमें मेरे बड़ा इंटरेस्ट इन्वॉल्व था उस समय। मैं आपको स्पेसिफिक वर्ड याद दिलाऊंगा, अगर कहीं ऊंच नीच हो तो मुझे रोक दीजिएगा, वी कैन करेक्ट द वर्डिंग्स। पुरी साहब ने कहा था, इंडिया विल बाय द ऑयल द वे इट बेनिफिट्स इंडिया, द वे इंडिया थिंक्स इट राइट, एंड हम ऑयल उस तरीके से खरीदेंगे जिसमें हमें हमारे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस में जहां सस्ता मिलेगा। ये पुरी साहब का था। अब आगे बात जयशंकर साहब की जो आपने किया, उनसे उन्होंने कभी ये नहीं कहा पॉइंटेडली कि सिर्फ रिलायंस इसलिए लेगी या किस लिए लेगी। उन्होंने भी बिल्कुल यही जो आप बोल रहे हैं, बट इसीलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा सा दाएं बाएं हो गए हैं, क्योंकि चलो क्योंकि वाला पार्ट छोड़ देते हैं, नहीं तो वो ब्लेम गेम में आ जाएगा। उन्होंने भी यही कहा कि इंडिया अपने इंटरेस्ट देखते हुए अपनी ऑयल और एनर्जी सिक्योरिटी में काम करता है। हमारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ऑयल के रेट्स के हिसाब से, ऑयल की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो लेते हैं। उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि रिलायंस जो लेती है, पता है क्यों? मैं आपको एक रीजन भी बताता हूं। अगर आप बाई चांस आपको ये इंप्रेशन लगा हो कि गवर्नमेंट प्रो रिलायंस है या स्पॉन्सर कर रही है उसको वगैरह वगैरह, तो मैं आपको ये बता दूं, पिछले 2 दिन से रिलायंस की काफी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उसके ऊपर सरकारी ऑफिशियल रेड चल रही है। सो देयर इज नो साइड्स टेकन। इसलिए नहीं चल रही है कि ऑयल का वजह है, बट मैंने आपको ये सिर्फ बात इसलिए प्रूव करी कि रिलायंस के साथ गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा रिश्ता ये है कि रिलायंस हमारी एक बड़ी कंपनी है, देश की इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑयल के फील्ड में जामनगर में जो हमारी रिफाइनरी है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी है, इसमें कोई शक नहीं है। सो मुझे लगता है कि ये कहना आपका, और स्पेशली आपका एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, ये बात समझना शायद गलत हो जाएगा कि रिलायंस का लेना और ना लेना इज अ गवर्नमेंट डिसीजन। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं मान सकता हूं हमारी जो इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, बीपीसीएल है, असम ऑयल है, ये जो हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट का रोल 100% होता है। लेकिन इसमें भी हमारी जो ओएनजीसी और जो हमारा बोर्ड है परचेज, वो अपने आप काम करता है। वो गवर्नमेंट के सामने रखता है कि मैं ये खरीद रहा हूँ, ये नहीं खरीद रहा हूँ। हमारा कंप्यूटर ऑडिटर जनरल उसको ऑडिट भी करता है कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो, इंक्लूडिंग मेरे डिफेंस एक्सपेंडिचर को भी वो इस तरह से पॉइंटेड करता है कि क्या चीज महंगी है, क्या चीज सस्ती है, मार्केट में आपने क्या लिया, क्या नहीं लिया, और उसके ऊपर वो ऑब्जर्वेशन भी देता है। सो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, रिलायंस का लेना कैन नेवर बी जस्टिफाइड बाय गवर्नमेंट, और अब उसका ना लेना कैन अगेन, वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकती गवर्नमेंट कि वो क्यों नहीं ले रहा। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि उन्होंने नहीं लिया है अपनी कंपनी को बचाने के लिए कि कहीं उनके वर्ल्ड वाइड ट्रेड, ऑयल नहीं, अदर देन दैट, ऑयल तो आप ले लीजिए, 25% आप दे रहे थे टैरिफ, आप उसके हिसाब से ले लीजिए, मिस्टर रिलायंस हैव गॉट नो प्रॉब्लम। लेकिन उसको अपनी, क्योंकि ट्रम्प साहब का जो ट्रम्प कार्ड है वो यही है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो उसको सैंक्शंस में डाल देते हैं, और उसके बाद उस कंपनी का ट्रेड 10-50 जगहों पर रुक जाता है। आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन कि रिलायंस ने नहीं लिया। हमने कम किया, मैं ये भी मानने को तैयार हूं, हमने कम किया। क्यों कम किया? सीधी सीधी बात भाई, मैं एक सेकंड के लिए आपको एक बड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल दे देता हूं। $60 पर बैरल हमें तेल मिल रहा था रशिया से, सो कॉल्ड कंसेशनल रेट पर, जैसा भी आप बोल, और ये $60 हमें यूएस ने मोटिवेट किया था कि आप खरीद लीजिए इस तेल को। कच्चे तेल को हम खरीदते थे, हम चाहे ट्रांसशिपमेंट करते थे, अपनी रिफाइनरी तक पहुंचाते थे, रिफाइनरी कर हम यूरोपियन कंट्रीज को बेचते भी थे। बाय द वे, दिस इज ऑल ऑफिशियल, आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो वहां से सवाल निकलकर ये आता है कि क्या ये तेल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहा था? नहीं,
जब उन्होंने अपने टैरिफ लगाए तो जो तेल मैं ले रहा था, चाहे वो 10 लाख बैरल की भी बात कर लीजिए, तो वो तेल के ऊपर भी हम वो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ दे रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे जो लास्ट बात आपने कही कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी या जो भी आप बता रहे हैं कि वो यूएस डिसाइड करेगा या नहीं करेगा, अगेन यूएस को ये बात, देखिए यूएस एक बड़ा, और आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है यूएस को, कि उसकी जरूरतों के हिसाब से वो आपको दोस्त बनाता है, जरूरतों के हिसाब से वो आपको अपने दुश्मन भी बना लेता है एक तरीके का। सो अब आती है बात कि उन्होंने ये जो सो कॉल्ड डिक्लेरेशन किया है, उसके अंदर उनके वर्ड इस्तेमाल है दैट वी आर परमिटिंग इंडिया टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया फॉर नेक्स्ट 30 डेज। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनके कॉमर्स मिनिस्टर की, तो इसमें ना आपका कोई इंटरप्रिटेशन है ना मेरा। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, दिल पर हाथ रख के सच बोलिएगा, कहां पर आपने सुना, कहां पर आपने देखा, कहां पर यूएस ने बोला कि इंडिया हैज अप्लाइड फॉर परमिशन, आस्क्ड फॉर परमिशन टू बाय दिस ऑयल? तो मैं कल साहब एक बात बताएं, ये सवाल तो आपके फॉरेन मिनिस्टर को करना चाहिए था ना, ये सवाल तो आपकी ऑफिशियल गवर्नमेंट के लोगों, स्पोक्स पर्सन को अमेरिका से करना चाहिए ना, कि सर हमने कब आपसे मेरी बात तो सुन लेना। अब आपकी ये सवाल तो आपकी गवर्नमेंट कह रहे हैं ना कि हमने परमिशन अप्लाई कब की आपको, ये नहीं। हमने कब, देखे ना आप क्या करते हैं, मेरी बात सुने, गवर्नमेंट जो है वो बोलती नहीं है, खामोश रहती है, मीडिया सारा टाइम क्रिटिसाइज करता रहता है, ऑपोजिशन जब उसके ऊपर कमेंट करती है तो हुकूमत ऑपोजिशन को टारगेट करती है, जो इंडिया में होता है। ऑपोजिशन बोले तो आप ऑपोजिशन को टारगेट करेंगे, जो क्रिटिकल ओपिनियन, मीडिया खामोश रहेगा, इंतजार करता है या हल्की फुल्की तनकीद करता है, और गवर्नमेंट अमेरिका को जवाब नहीं देती। तो मतलब आप में 1.4 बिलियन के मुल्क में और मालदीव्स में क्या फर्क है, ना वो जवाब दे सकते हैं ना आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, मेरी किस्मत अच्छी इसलिए है कि फॉरेन अफेयर्स, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स की नॉलेज कम से कम पाकिस्तान में हो या ना हो, बट कमर चीमा का इंटरेस्ट इसमें जरूर है, और वो इसलिए ये बात समझेगा जो मैं अब आपको आगे बोलने वाला हूँ। ये मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि आप इस चीजों के ऊपर ध्यान रखते हैं, यू आर अवेयर अबाउट दिस। कोई भी कंट्री डिप्लोमेटिकली, मैं बड़े रिस्पॉन्सिबल यूज कर रहा हूं शब्द जो एज अ डिप्लोमेसी आपको समझ जरूर आने चाहिए, मैं डिमांड करूंगा। डिप्लोमेसी इज नेवर डन विद अ स्टिफ बैक। जितनी ज्यादा आपकी स्टिफनेस होगी उतना ही आप डिप्लोमेसी में मार खाएंगे, चोट खाएंगे, अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी इज ऑलवेज सपोज टू बी केप्ट फ्लेक्सिबल। और वहीं पर एक बड़ी फेमस वर्ल्ड की सेइंग है कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स। सो इन दोनों चीजों को मिलाकर आपकी चीज को मैं आंसर कर रहा हूं कि हम गवर्नमेंट बोल रही है या नहीं बोल रही है। एक और डिप्लोमेसी का बहुत अच्छा वर्ड होता है which is called as strategic, it is called as yes, strategic diplomatic silence which speaks volumes। और इस केस में समझिए मैं आ रहा हूं मैं आंसर मैं आ रहा हूं, आप मेरे को मालूम था आप साइलेंस को समझते ही आप अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि यू नो पाकिस्तान का एक एनवायरनमेंट अलग है, इसलिए आप उसको उस तरीके से, इसको थोड़ा वर्ल्ड लेवल पर ले जाकर इसको इंटरप्रेट करिए। उस साइलेंस का मतलब होता है यू डोंट हैव टू स्पीक एवरीथिंग, योर एक्शन स्पीक्स फॉर योरसेल्फ। इंडिया एज ऑन टुडे इज अ प्लेयर। आप मुझे एक बात बताइए, ये आपने दसियों तरह की न्यूज चल रही है कि ईरान ने उसके ऊपर कुछ कर दिया और यूएस ने उसके ऊपर कुछ किया, हर एक चीज का आंसर कोई नहीं देने की जरूरत होती। आपको एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस जो होता है वो इसीलिए रखा जाता है कि आपके एक्शंस उस पर बोलेंगे। अब आगे बात कि परमिशन और नो परमिशन, यूएस को बड़ी जिम्मेदारी से पता है कि इस समय 27 टैंकर्स ऑफ इंडिया आर स्टक अप ऑन दिस साइड और दैट साइड ऑफ हॉर्मुज, और उनके एकदम से इमीडिएट नियर फ्यूचर में, मतलब अगले 2-3-4 दिन में आने की उम्मीद नहीं है। अगर उनका मैं रूट डाइवर्जन करता हूं तो आई थिंक मोर देन $1 लाख का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ता है, वगैरह वगैरह। सो यूएस को बड़ी जिम्मेदारी से पता है कि इंडिया इससे पहले उनको टैरिफ वाला थप्पड़ मारे, जैसे पिछली बार हुआ कि ठीक है जी आपने टैरिफ लगा दिया, हम देने को तैयार है, करो क्या करोगे।
आपने 50% टैरिफ अनाउंस कर सोचा आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा मार लगा दी है, मेरी 28,000 रुपए मोटरसाइकिल सस्ती हो गई, मेरे टीवी जो है 4,800 रुपए सस्ते हो गए, मैंने जीएसटी को कम कर लिया, मेरी जनता तक वो प्रॉब्लम नहीं पहुंची जो पहुंचनी चाहिए थी, जैसा लोगों का एप्रीहेंशन था। मेरे पास जो 18 से 19% का ट्रेड टोटल मैं यूएस के साथ कर रहा था, मैंने उसके ऑल्टरनेट ढूंढने शुरू कर दिए, क्योंकि ये तो आप पर्सनली मानेंगे कि 18% का ट्रेड मेरे को ब्लैकमेल नहीं कर सकता मेरे बाकी 82% ट्रेड को, जो मैं पूरी दुनिया में करता हूं। मैं अगर उस 82% में आधा आधा परसेंट भी बढ़ाता हूं तो मेरा काफी कुछ हो जाता है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट यूएस में है, क्योंकि जो निश टेक्नोलॉजी, जो मेरे जी इंजन हैं, ये सब मैं उनसे लेना चाहता हूं और ये मेरी जरूरत है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तो इसलिए वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं ये बात कभी डिनाई नहीं करूंगा। सो बात निकलकर जो आती है वो ये है कि यूएस को पता था कि इंडिया विल गो बैक एंड इंक्रीज द मोमेंट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑन हॉर्मुज। सो इससे पहले इंडिया आपको वापस एक सो कॉल्ड बिफोर द इंडिया स्लैप्स यू बैक कि चलिए जी आप लगा लीजिए, हम तो ले रहे हैं, और इंडिया को लेना पड़ेगा अगर कहीं और से नहीं मिलेगा। सो व्हाट दे हैव डन, दे, और उसमें रीजंस है, आप जरा इवैल्यूएट करके देखिएगा। क्योंकि अगर इंडिया उसी कच्चे तेल को 1 करोड़ बैरल लेना शुरू कर देता है, जैसा कि रशिया ने ऑफर भी किया था, देखिए ये सारी बातें कनेक्टेड है। रशिया ऑफर करता है, उसके बाद यूएस सो कॉल्ड आपके वर्ड्स में परमिशन देता है। व्हाट डज ऑल दिस मीन? इसका रीजन ये है कि वो क्रूड ऑयल जब मैं लेता हूं तो वो जो ट्रांसशिपमेंट की जरूरत यूरोपियन कंट्रीज को पड़ती है, जिनको हम देते हैं ये ऑयल, उनकी आपूर्ति होती है, अदरवाइज वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ऑलरेडी अपने ही कंट्री में देख लीजिए, आपके यहां रेट अब चले गए, यूएस में रेट अब चले गए। $3 का 1 गैलन था यूएस में, इट हैज गॉन अप टू $3.22 पर गैलन। आपकी अपनी कंट्री में आप चेक करवा लीजिए, आपके यहां क्या प्रॉब्लम आ गई? अभी हुआ थोड़ी ना है कुछ, लेकिन फिर भी आपके रेट ऊपर गए हैं। आपके यहां राशनिंग स्टार्ट हो गई है, आपके यहां आज की तारीख में 20 लीटर से ज्यादा, मेरे यहां ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को एक विश्वास है कि यस, मैं ऑयल रशिया से ले सकता हूं, आप नहीं ले पा रहे हैं, आप नहीं ले पाएंगे। मैं तो कहता हूं आप एक बात बताओ, इससे और अच्छा क्या जेस्चर हो सकता है दोनों कंट्रीज के बीच में? कि कहां हम एक बार मोस्ट फेवर्ड नेशन की बातें किया करते थे, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे कोविड आया था, हमने आपके साथ कोविड के वैक्सीन शेयर किए, ये एक और आपदा है कि ऑयल से रिलेटेड ये थे आपको ये गलत बात है। यूएन ने कहा था कि आप शेयर करें, लेकिन आपने इंडिया ने पाकिस्तान से शेयर नहीं किए थे कोविड के वैक्सीन। ये फैक्ट है, जाके आप चेक कर लीजिए। लेकिन आप कमेंट कर लेते हैं। नहीं, देखो इसमें ना एक्चुअली कोई हमने आपको देकर एहसान नहीं किया था। नहीं, आपने करना भी नहीं था, लेकिन आपने देखा आप सुन भारत से लीजिए, पाकिस्तान नहीं कुछ दिस चीज इज लेता। ऑन रिकॉर्ड, कमर चीमा साहब, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। ये सर, चीजें आप और मैं सट्टेबाजी में नहीं चला सकते। ये सिर्फ बोलने वाली, ये आवाम को सुनाने वाली बातें नहीं है। आप सुनिए, मैंने ये एग्जांपल इसलिए नहीं दिया है कि मैं आपके ऊपर कोई एहसान दिखाने की कोशिश कर रहा हूं या कोई ऑब्लाइज कर रहा हूं। मैं आपको एक अलग जगह ले जा रहा था जहां पर आप जाना नहीं चाह रहे हैं। मैं ले जाना चाह रहा था कि अगर वो एक एग्जांपल सेट हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर, तो ये भी एक आपदा होगी कि एनर्जी क्राइसिस आए, एंड फॉर ऑल यू नो वी बोथ कैन ऑलवेज शेयर दैट ऑयल व्हिच आई एम गेटिंग। वेयर इज द प्रॉब्लम? आप बताइए मुझे। मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक, आई गॉट द पॉइंट। कल साहब, वो लोग सवाल कर रहे हैं कि ईरान की नेवी आपकी गेस्ट थी, ईरान के नेवी एक सबमरीन आई थी, वो आपकी गेस्ट थी और उनको मारा गया है। कल साहब, आपका भी ट्रस्ट टूटा है, आप उनको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सके। इस पे क्या कमेंट करेंगे? इंडिया की गेस्ट थी ईरानी नेवी, और आपको चाहिए कि था कुछ करते, आपने कंप्लेन भी नहीं की अमेरिका से कि अभी तो वो अपने घर भी पहुंचे। तो कल साहब, आपको अफसोस हुआ है कि आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए? लोग ये सवाल कर रहे हैं इस वक्त बहुत ज्यादा। मैंने किसी भी ह्यूमैनिटेरियन लॉस पर मुझे नहीं, मेरी पूरी कंट्री को हमेशा दुख होगा, किसी भी। आप तो इसकी बात कर रहे हैं, वो जो ईरान में 150-180 बच्चे मारे गए, हमें उस पर भी दुख है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, किसी हालत में नहीं होना चाहिए था। बट दिस इज व्हाट इज द कॉस्ट वन हैज टू पे, बिकॉज ऑल इज फेयर
एटलीस्ट डेफिनेटली इन वॉर। एंड जो वॉर चल रही है, आपको क्या लगता है कौन सी साइड फेयर वॉर लड़ रही है? बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। वो फेयरनेस, वो मॉरल वैल्यूज, वो कहां पर हॉस्पिटल स्ट्राइक होगा या नहीं होगा, स्कूल स्ट्राइक होगा या नहीं होगा, आपने देख लिया गाजा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन वही पैरेलल है, बिल्कुल वही वाला पैरेलल है कि वो अगर हेडक्वार्टर्स, वो अगर आपके लॉन्चर्स अगर आप उन रेजिडेंशियल एरिया से फायर करेंगे तो कोई ना कोई आपके ऊपर करेगा। ये उन लोगों की बहस है, ये आपकी मेरी बहस नहीं है। बट आपने जो शिप की बात करी है, कृपया कर कर गूगल करिएगा, अगर आपके यहाँ इंटरनेट चल रहा हो तो आप देखेंगे 25 तारीख को 25 तारीख को हमारे यहां से एक्साइज मिलन 2026 जो विशाखापट्टनम के ऑफ में हुई थी, जिसमें हमारे नेवल चीफ भी गए थे, 20 कंट्रीज के जहाज आए थे, यूएस का भी जहाज आना था, लास्ट मिनट पे वो विड्रॉ कर गया, वो एक अलग बात है। बट ज्यादा बड़ी बात है 25 फरवरी द पीपल वर टोल्ड टू ब्रेक ऑफ। दैट मीन्स अब आप जा सकते हैं क्योंकि एक्साइज पूरी हो गई। कोई कभी गया, कोई कभी गया। ये जहाज भी अगर 25 तारीख के बाद निकला है, और अगर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उसकी 2 दिन पहले स्ट्राइक हुई है, और वो स्ट्राइक नॉटिकल माइल्स में किसी भी तरीके से अगर आप ढूंढ ले, आपको शायद लगेगा कि इंडिया इज डिसोनिंग, वो मेरे मैरीटाइम वाटर्स में नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, वो इंटरनेशनल वाटर में था। आप उसे डिस्प्यूट करने की कोशिश करेंगे तो वो श्रीलंका से भी मैरीटाइम वाटर में नहीं था, उनके तरफ से भी वो इंटरनेशनल वाटर्स में था। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी देना किसी का ड्यूटी नहीं है, पहली बात। बट इंटरनेशनल वाटर में किसी भी तरह की अगर आपदा आती है, चाहे एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, उससे रिलेटेड आपको इवन पाकिस्तान की भी अगर कल वहां कोई जहाज किसी इमरजेंसी में आता है तो इमीडिएटली एक ह्यूमैनिटेरियन लॉ है इसके ऊपर कि आपको इमीडिएटली एक्टिवेट करना। आपको लगता है ठीक है, मैं आखिरी सवाल करता हूं, आपको लगता है कि अमेरिका ने बेसिकली ईरानी शिप को, जो कि आपकी मेहमान थी, और ईरानी कैडेट्स जो आपके मेहमान थे, उनको शूट करके बेसिकली इंडिया को भी जंग में ले आए हैं, एक बात। और दूसरा, उनको नहीं करना चाहिए था ये बेसिकली ये उनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो आपके मेहमान थे, और आप ज्यादती हो गई है। और कल साहब एक छोटा सा सवाल ऐड भी करना चाहता हूँ कि ईरान ने इंडिया को कंडोलेंसेस नहीं की आयतुल्लाह खामनाई की, इस पे क्या कहेंगे? वो ईरान जो है, इंडिया के क्या इजराइल से ताल्लुकात ज्यादा हैं इस वजह से, या कि आप समझते हैं कि बनती नहीं थी? क्या वजह है? असल में तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मोदी साहब इजराइल गए, वहां जाके नेतन्याहू के जितने भी जराइम थे उनके ऊपर स्टैंप लगा दी कि नहीं भैया तुमने कोई जराइम नहीं किए, और अभी घर पहुंचे नहीं है तो आयतुल्लाह खामनाई जो है वो शहीद हो गए हैं, और इंडिया ने उनको, नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट भी नहीं की, एक मैसेज भी नहीं की, उनके सुप्रीम लीडर थे। वैसे आप वहां पे जो है चाबहार पोर्ट बनाना चाहते हैं, उनकी इस्तेमाल करना चाहते हैं, अफगानिस्तान को भी कहते हैं ये करो, पाकिस्तान को भी वहां बैठ के डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, इतना कुछ आप वहां पे बैठ के करना चाह रहे थे। तो डू यू थिंक कि इंडिया ने ये गलत किया है? जरा इस पे भी कमेंट कर दीजिए। अपने सिलसिलेवार सवालों का मैं जवाब देता हूं। यूएस को वो स्ट्राइक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो इसलिए नहीं कहूंगा कि वो इंडिया के नजदीक थी स्ट्राइक, नहीं, वो इंडियन ओशन में एक स्ट्राइक थी, इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि यूएस को नहीं करनी चाहिए थी। जिस लेंथ एंड ब्रेड्थ में ये लड़ाई उनकी अभी तक मिडिल ईस्ट तक सीमित थी, आपने देखा जब इन्होंने साइप्रस पर अटैक किया, दैट वाज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड अटैक, और उससे उन्हें तकलीफ ये हो गई कि ब्रिटेन अंदर आ गया, फ्रांस अंदर आ गया, जर्मनी अंदर आ गया, जो ऑलरेडी अदरवाइज नहीं आ रहे थे। बड़े ये तो अब आप इसमें मेरी स्टेटमेंट मत लीजिएगा, ट्रम्प साहब का खुद का लाइव इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये सब बातें कही। सो इसलिए मैं कहूंगा कि यूएस को ये एस्केलेशन नहीं करना चाहिए था, न केवल के नेवल पार्ट पर, बट ऑल्सो जो डायमेंशन है, जो एक बढ़ावा, आप इंडियन ओशन तक स्ट्राइक्स में आ गए हैं। इसका मतलब क्या है? कल अब आप यही वाली बात तो रह गई कि जो यूके ने आपको डीगो गार्शिया से वो जो B-2 बॉम्बर्स के लिए जो फैसिलिटी कर दी है, तो अब आप ये कोशिश करेंगे कि कल ईरान वहां तक पहुंचे, वहां पर मारने की कोशिश करे, क्या करना है? सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजिकली
इट इज डेफिनेटली नॉट इन माय इंटरेस्ट कि ये लड़ाई का स्वरूप बढ़े, इसका दायरा बढ़े और वो डेफिनेटली इंडियन ओशन में आए। ये मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता। मैं नहीं, मेरा कंट्री भी नहीं करता, बाय द वे। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, ये हमारे लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। चाहे वो इजराइल का ले लीजिए, यूएस का ले लीजिए, ईरान का ले लीजिए, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए। रही बात खमेनी साहब के डेथ की या किलिंग की, वेल, आपसे ज्यादा तादाद में मेरे लखनऊ में उनके लिए मातम मनाया जा रहा है, मेरे श्रीनगर में मातम मनाया जा रहा है, मेरे बडगाम में मातम मनाया जा रहा है, मेरे कारगिल में, जहां ये शियाज जो है अपने आप को कौसर बोलते हैं, जो कौसर कम्युनिटी है, वो टोटली दे वर नॉट ओनली फ्री, दे वर टोटली सपोर्टेड बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप अपना प्रोटेस्ट निकालें। और उस प्रोटेस्ट में हर तरह की बात हुई है। अगर हमने यही करना होता, जैसा आपको लग रहा है कि हमें खुमैनी के मारने पर जश्न मनाना है, या हम उसे शायद एक्सेप्टेबल नॉर्म कहते हैं, तो हम इस तरह के सो कॉल्ड प्रोटेस्ट नहीं होने देते। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज तरीके से, और एक दिन नहीं है, 2 दिन, और आपको अथॉरिटेटिवली बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट डे वाले जो प्रोटेस्ट थे, वो जेएनके के जो हमारे श्रीनगर से वो नेशनल हाईवे पर कुछ बच्चे आ गए थे, तकरीबन 100-150, उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी लगानी पड़ी। मैं मानता हूं इस बात को, बट अपने आप ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने शियाज को उस मातम मनाने की सपोर्ट करी है, और दैट शोज कि वी आर विद देम। हमने, अब आप ही बता दीजिए, अगर आपके यहाँ कराची के काउंसुलेट पर फायरिंग हो गई, तो इसका मतलब अब आप ये बोलेंगे कि पाकिस्तान जो था किसके साथ था, यूएस के साथ था या फिर प्रोटेस्टर्स के साथ था? ऐसे नहीं देखा जाता है। आर्बिट्रेरली कुछ चीजें गलत होती हैं, पब्लिक के बीच में भी सब तरह के लोग हैं, आपके यहाँ भी हैं, मैं तो कह रहा हूँ ईरान में भी है। आप बताइए न्यूयॉर्क में क्या बनता है उनका प्रोटेस्ट करना? न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट हो रहा था, न्यू टाइम्स स्क्वायर पर, कि जी अमेरिका शुड नो। अरे वो छोड़ दीजिए, अमेरिकन 63% सर्वे में सीएनएन के बता रहे हैं कि भाई ये वॉर नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन, सीनेट पूरा का पूरा, कांग्रेस पूरी की पूरी, वो यूनानिमसली बोल रही है कि दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। दे आर नॉट डिनाइंग, दे आर सेइंग कि वी आर नॉट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ट्रम्प, वी आर नॉट एबल टू, बिकॉज व्हाट वी हैव बीन टोल्ड। ये जो परसों की जो क्लोज डोर मीटिंग हुई है, वो गैंग ऑफ 8 जो है उसकी जो ब्रीफिंग हुई है, ये तो यूएस में भी प्रोटेस्ट हुआ है, क्या बड़ी बात है, 10-50 जगहों पर हुआ है। लेकिन कुछ प्रोटेस्ट मैंने डेलिबरेटली आपके कंट्री का नाम कंडेम लिया। नहीं किया आपने, आप प्रोटेस्ट हाँ? की पीछे चले गए, कंडेम नहीं किया कल नहीं, साहब। प्रोटेस्ट और कंडेम में क्या है? इससे बड़ा क्या मैं सपोर्ट कर सकता बात हूँ? समझ लग गई, मैं समझ गया हूँ आपकी बात कि आपने कंडेम नहीं करना, लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो करते रहेंगे, उनका मैंने मैंने मतलब इसीलिए आपको बोला, आप कि जो प्लेयर्स होते हैं, दुनिया के जो प्लेयर्स होते हैं, उनके एक्शंस बोलते हैं। वाह जिन्होंने आवाजें उठानी होती हैं, वो कराची में फायरिंग कर कर बोलते हैं। फर्क इतना है सिर्फ, और कोई बात नहीं। मैं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें कल साहब, आपने कंडेम नहीं किया, बात खत्म, ठीक है ना जी। कोई ये आपका नजरिया हो सकता है, आई कैन नॉट डिस्प्यूट इट। बिल्कुल आपकी मर्जी है, आपको ये इंडिया की आपको गवर्नमेंट ने आपको फैसला वर्ड किया है। आपको वर्ड चाहिए थे, आपको वर्ड चाहिए थे इंडिया कि की हमारा प्राइम गवर्नमेंट मिनिस्टर ये बोले कि आई कंडेम दिस अटैक। आपको ये वर्ड आप ढूंढ रहे। नहीं, आपकी लीडरशिप ने कंडेम नहीं किया, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं जस्ट सवाल पूछ रहा था। आपने कहा लोगों ने ये किया वो किया, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा था कि गवर्नमेंट ने कोई कंडेमनेशन का बयान नहीं दिया, which tells के इंडिया की क्या पोजीशन है ईरान के अच्छा, ऊपर। वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, एक पर्टिकुलर दुनिया की गवर्नमेंट है जिसने कंडेम किया, ठीक है, लेकिन उसी गवर्नमेंट ने जब लोग यूएस के खिलाफ उतरे तो उसके ऊपर फायरिंग कर दी। अब ये बता दीजिए वो गवर्नमेंट किसके साथ चल रही? नहीं, आपको पता नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फायरिंग नहीं की। वो कल साहब जो लोग एक एम्बेसी के अंदर कॉन्सुलेट में एंटर हुए थे, वो उनकी यूएस मरीन्स की फायरिंग से हलाक हुए हैं, क्योंकि वो देखें, यूएस कॉन्सुलेट इन कराची इज अ यूएस प्रॉपर्टी, एंड एनीवन हु वायलेट्स उनकी जो ट्रेस पासिंग के राइट्स को करता है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया उसमें। कभी कभी कमर चीमा साहब,
सच्चाई की आंखों से भी चीजों को देखना चाहिए जो साहब दिख आप रही है। सीधा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जब आपके वो लोग, जब वो शीशों को तोड़ रहे थे, जो वीडियोस आपके यहां से आई है, मेरे यहां से तो बन नहीं सकती, ये तो आप ही के यहां से आई है, सीधी सीधी बात है। काउंसलेट के ऊपर वो झंडा यूएस का आप ही के यहाँ का हो सकता है, मेरे यहाँ का तो हो नहीं सकता, मैं हाँ जी, ऑर्केस्ट्रेट कर नहीं सकता। एक हाँ जी, सेकंड लगा देंगे, एक सेकंड लगा देंगे। अगर वहां पर मेरीन्स फायरिंग कर रहे होते तो जनाब आपको लगता है जिस तरीके से उस काउंसलेट में आग लगाई गई, जिस तरीके से वो अटेम्प्ट किया जा रहा था खिड़की दरवाजों को तोड़ना, और उसके बाहर वाली साइड में आज के देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो 25, 30, 40 आपके पुलिस वाले दिख रहे थे, आपको वो मरीन नजर आ रहे थे। क्यों चलिए क्यों हमने दरअसल कल साहब आप ना थोड़ा सा क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं, थोड़ा सा गूगल कीजिएगा और जाके मैं सर्च गूगल क्यों करूं? तो सुन ना कन्ने साहब सुनिए मैं जनाब आपको कोट करता हूं, एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि सर मेरी आपने बात पढ़ने, तो सुनिए मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूं, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कल साहब आप रॉयटर्स का आईपीएसओएस, जरा उस पर चले जाइए। नेक्स्ट है पॉलिटिको प्लेबुक, न्यू जर्सी पर चले जाइए, अच्छा फॉक्स न्यूज पर चले जाइए। ये मैं आपको तीन वो मैं कोट कर रहा हूं जिसमें मैंने पार्ट लिया है, और मैं कहता हूँ आप जिसमें यूएस दरअसल और इजराइलीज वर द पार्टिसिपेंट, ओ दे भाई वर बात द तो पीपल। तो आपको आप दरअसल इंटरनेशनल आपको पर्सपेक्टिव को तोड़ नहीं पाएंगे। ओ उन्होंने कल मेरे से भी साहब पूछा था, आपको पता ही नहीं है हुम यू स्टैंड विद, ओ उन्होंने कल मेरे से भी साहब पूछा है। आपको ओ कल साहब आपको अनफॉर्चुनेटली हकीकत का नहीं पता। आप शो बंद करके जाके गूगल करें यूएस मरीन्स की इसके ऊपर उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद प्रेस रिलीज जारी की है कि हमने किया ये, और ये जो फायरिंग है ये मैं नहीं कह रहा। आप देखें ना यहाँ पे अब इंडियन हाई कमीशन है इस्लामाबाद के अंदर, मैं वहां पे कई दफा गया हूं। द मोमेंट वी गेट इन टू द इंडियन हाई कमीशन वी आर बेसिकली ऑन इंडियन टेरिटरी, जो भी एक इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल है। जो बच्चे अमेरिकी कॉन्सुलेट में घुसे वो अमेरिकन टेरिटरी में थे, उनको नहीं घुसना चाहिए था, क्या वजूहत हुई, पुलिस वहां पे बड़ी तादाद में नहीं थी, वो एक और चीज है। लेकिन उसमें जो शूटिंग की है वो शूटिंग पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहीं की, ये जहन में रखें। इसको जाके आपको मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है, मैं आपको लिंक भेज देता हूं, आप जाके गूगल करके स्टडी करें, आपको दसियों लिंक अब आएंगे सामने कि वो बंदे कैसे मरे। तो ये एक चीज मैं बताऊं, उन लोगों ने ट्रेस पासिंग की, वो उन्होंने अमेरिकी वो कॉन्सुलेट में दाखिल हुए, वो उनकी फायरिंग से हुए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से नहीं हुए। बहरहाल इसको कंक्लूड करते हैं यहाँ पे कौन साहब। सवाल तो पूछा था मोदी साहब ने, कंडेम नहीं किया। आपने उल्टा दाएं की बाएं के इधर लस्सी बना दी सारी चीज को, सवाल का जवाब नहीं आपने दिया। यार पंजाब दा कमर चीमा ते लस्सी नहीं पानी तो की पाना आपा, तू दस साहब मैनू। ये है, जितना मर्जी मोदी साहब को डिफेंड कर ले कल साहब, इट लाठी इज नहीं नॉट हो। डिफेंड ऑफ मोदी, इट इज द डिफेंस ऑफ द कंट्री। इट्स नॉट अ डिफेंस मैं ऑफ कोई भी चीज कंट्री। आपको मोदी के आप एक पर्सपेक्टिव से नहीं इंटरनेशनल लॉ बोलता की हूं। वायलेशन हुई है, आपको एटलीस्ट उसको कंडेम करना चाहिए था। बहुत ही कमजोर पोजीशन है इंडिया की, मान लें आप कमजोर हैं इस वक्त। अमेरिका कहता है तेल लो, तेल ले लेते हैं, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, कंडेम भी नहीं कर सकते यार। इतना भी नहीं, इतना से दिख रहा है आपको। ग्लोबल साउथ के लीडर है आपके, ग्लोबल साउथ का मुल्क है, वेस्ट एशिया का पहला मुल्क है, ग्लोबल साउथ के लीडर बनते हैं, आप कॉन्फ्रेंसें करते हैं, इतनी सी स्टेटमेंट आप जारी नहीं करते। मतलब आपकी मर्जी है ना करें, लेकिन कोई दिल गुर्दा भी होता है, कोई नहीं तो मर दिल भी गुर्दा नहीं। क्या होता है? दिल गुर्दा मुझे आप बताओ, मैंने आपको पहले भी बोला कि दिल और गुर्दा प्लेयर्स को नहीं दिखाना होता है। जो कमजोर, देखो ये बुरी लैंग्वेज में बोला जाता है, जो गली का सबसे कमजोर कुत्ता होता है वो थोड़ा जोर से भौंकता है। हम नहीं भौंकते हैं, हमारे मैं एक्शंस लोगों को मैं समझ आते हैं। मैं कहता हूं आप बिल्कुल ना एक्शन लें, लिख के कुछ कह देते यार कि वो जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई है वो गलत हुई है। मतलब सारी दुनिया ने किया है यार कल साहब, नहीं, यार तुसी इंटरनेशनल लॉ की क्या क्या वायलेशन हुई है? आपको पता है कि जो स्ट्राइक्स इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान की लीडरशिप को डिकैपिटेट किया है, दैट इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये ओल्ड एज प्रिंसिपल है कि आप लीडर्स को असैसिनेट नहीं करते। देखें ये आप आपने बोल लिया, आपने बोल लिया, आपने बोल लिया। मुझे बता दीजिए, शहबाज शरीफ मुनीर बोल देगा ये? है हिम्मत? लिखा हुआ है। ओहो, नहीं 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 ये नहीं। उन्हीं के सुन देखिए, तो लेना, इसी सुन तो बात ले, को आप सुन तो ले। आप इसे जो द बोल प्राइम रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान। ये बोला कि ओ इंटरनेशनल यार लॉज कल साहब, शुड बी मेंटेन्ड। ओ सुने ना हमें कल ये साहब, बोलने की मैं कोई यही जरूरत सारी नहीं है। स्टेटमेंट इंडिया की कल साहब,
Pakistani Prime Minister condemned Israeli and American strikes in Iran. Point 1, सुन लेना, सुन लें. दूसरा point, the Pakistani leadership condemned the assassination of Ayatollah Khamenei और ये कहा कि ये ओल्ड एज प्रिंसिपल है कि लीडर्स को टारगेट नहीं किया जाता. एड्डी लंबी ट्वीट की थी पाकिस्तान के वजीर आजम, भावें साढ़े जो मर्जी असी कमजोर हाँ पर गुर्दे रखने हैं. कल साहब तुसी 1.4 बिलियन पीपल हो तो दिल गुर्दा रखो. कई मौकी गए हो कल साहब, इंज ना करो, अपने लोगों के लिए बोलो. मैं ये शो कमर चीमा के साथ फिर से करूंगा और आज कमर चीमा को सिर्फ याद दिलाऊंगा, ये वही कमर चीमा है जिनका कहना था कि जनाब यूएस मेरा अपना है. तो अनु प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना. वो जो फ्री लंच जो होते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, यू आर नाउ गोइंग टू पे फॉर दैट फ्री लंच. मैं ये आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ये आपको सिर्फ मशवरा दे रहा हूं. हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, क्या बढ़िया दोस्ती है. नहीं करते. सुन लेना, सुन ले. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम करना चाहते हैं. हमारे स्ट्रेटेजिक तो पार्टनरशिप आपकी सऊदी के साथ भी है. आप ही ने मेरे को बोला था कि हमारी लड़ाई में वो हमारे साथ, उनकी लड़ाई में हमारे साथ, किसी भी तरह के कोई भी. आज सऊदी को आपने एक लाइन बोली कि चलिए जी हम खड़े हो रहे हैं. कल साहब आप थोड़े ना अपडेट किया करें रीडिंग अपनी. आपको पता ही नहीं है, मैं सिर्फ फर्ज कर रहा हूं कि अमेरिका से हमारा ताल्लुक अपनी जगह. हम अमेरिका के हर एक्ट को सपोर्ट नहीं करते, जहां कंडेम करना होता है कंडेम करते हैं. तो अनु आख्या तुसी भी अपना दिल हम कंडेम नहीं करते हैं. हम प्लेयर सारा दिन पैसे गिनते रहते, किन्ने पैसे किन्ने हो गए. बिल्कुल, क्योंकि मैं पैसे इसलिए गिनता हूं क्योंकि मेरी औकात है उस पैसे को अर्न करने की. कोई एक कंट्री ऐसा भी है जो सिर्फ मांगता है और उसका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जनाब मैं मांग के तंग आ गया, अब मुझे लोन नहीं चाहिए, मुझे एड चाहिए. बुरा लग रहा है, लेकिन अपनी लीडरशिप को नहीं, मेरे को बुरा नहीं लग रहा, मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा. मतलब जनाब अगर मेरे देश की यही कमजोरी है तो मुझे इस कमजोरी पर फख्र है. चलें ठीक है, डरपोक होने पे आप फख्र महसूस कर रहे हैं. थैंक यू भाई, मैंने बता दिया आपको. जिसको समझना है समझे, हमारे एक्शंस अपने आप बोलेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू. बहुत ऑलवेज अ प्लेजर. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, नमस्कार. पाकिस्तान जिंदाबाद.